हाँ भाई, तो सबसे पहली बात तो आपको इसका यूट्यूब लिंक जो है वो लेक्चर के तुरंत बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ पर जाके आप लेक्चर आराम से देख सकते हो, है ना। जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं देख पाया है, ऐसा नहीं हो कि आप उसी पर डिपेंडेंट हो, वो एक बैकअप है। दूसरी बात कि अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फिर उसके बाद हमारा नेटवर्क गायब हो गया था, तो मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। बस हमने इतना ही पढ़ा था कि यूनियन एंड द वर्ड और, इनका कुछ मतलब होता है। जो वर्ड और है और यूनियन है, उन दोनों का मतलब होता है कि जब भी आपको और दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपसे यूनियन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि अगर एंड की बात हो रही है, जैसे सेट ए एंड सेट बी, तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो यूनियन मतलब और हो गया और इंटरसेक्शन मतलब एंड हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो आप थोड़ा सा कोप अप करना, है ना। हल्का सा नेटवर्क इशू आते रहता है, बट होपफुली अभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने क्या लिख रखा है एक बार पढ़िए आप उस चीज़ को। नोट जो ब्लैक इंक से लिख रखा है, कीवर्ड फॉर यूनियन। कीवर्ड फॉर यूनियन क्या होता है? एटलीस्ट। एटलीस्ट या फिर और, है ना, दोनों चलता है मार्केट में। अगर आपको एटलीस्ट दिख जाए तो भी आप समझ जाना यूनियन की बात हो रही है। जैसे जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि सेट ऑफ ए, बी एंड सी, ए बी सी की जगह थोड़ा सा अलग लेते हैं ना अपन। क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ये सेट है अपने पास, तीन सेट है अपने पास, सी एफ एच, है ना। अच्छा, तीनों सेट में ऐसे स्टूडेंट है, लिख देते हैं अपन, बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट, बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, ये तीन सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया जाए कि, ऐसा बोल दिया किसी ने कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पकड़ने में यही चीज़ काम आएगी, है ना। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट लिखा हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम या तो क्रिकेट खेलता हो या तो फुटबॉल खेलता हो, है ना। या तो क्रिकेट खेलता है या तो फुटबॉल खेलता हो। अगर दोनों खेलता है तो बोनस है। अरे भाई, दोनों खेलता है तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो चाहिए कम से कम क्रिकेट खेलता हो या फुटबॉल खेलता हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ भी ना करता हो, है ना, फालतू बैठा है, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। एटलीस्ट क्रिकेट खेलने वाला या फुटबॉल खेलने वाला, अगर दोनों खेल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास तीन सेट है, सी एफ एच है अपने पास, तीन सेट। उन तीनों सेट में जो सी सेट है, यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली लिख ले ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, है ना। तीनों सेट में जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे उनको सी सेट में रखा है, इनको एच सेट में रखा है। और अच्छा, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो अपने को सेम ऑर्डर में लिखना पड़ रहा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल में क्या आ जाएगा? इस चीज़ का मतलब क्या हो जाएगा? इस चीज़ का मतलब हो जाएगा कि सेट ऑफ क्रिकेट, और एटलीस्ट लिखा है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन, है ना। आप रटे मत इसको, रटना नहीं बिल्कुल भी, आपको खुद से सोचना है लॉजिकली कि या तो क्रिकेट खेले या तो फुटबॉल खेले। अगर दोनों खेल रहा है फिर तो और अच्छी बात है भाई, दोनों खेल रहा है तो फिर तो बोनस है ना। हमको तो चाहिए कम से कम एक खेलने वाला। ठीक है, तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे, चलो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा और इसको लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है ना। मान लो ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स है, इस रेक्टेंगल में पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड है। और ये जो सर्कल बना रहा हूं मैं, इसमें वो वाले स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं। ये वाला सर्कल जो है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, इसमें वो वाले स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं। और ये वाला सर्कल, इसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें, या जो लोग क्या बचा है, हॉकी, हॉकी खेलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपको बोल दूं कि एटलीस्ट
वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये एंड देख के आप मत सोच लेना कि यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है ना, आपको लैंग्वेज देखना, एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल में से कम एक खेलने वाले स्टूडेंट कौन आएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिकेट यूनियन फुटबॉल का सेट चाहिए, क्रिकेट और फुटबॉल सेट का यूनियन चाहिए। अब दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं अपन, दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों सेट को आप सर्कल कर दो, शेड कर दो, मतलब जो आपका सेट सी है उसको आपने शेड कर दिया, ठीक है। बस सी का सर्कल दिखना चाहिए आपको, ये वाला जो सर्कल था ना ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एफ का जो सर्कल है या एफ का जो सेट है उसको भी आप शेड कर दीजिए, ठीक है। ये इसको भी अपन ने शेड कर दिया। तो हमारे पास जो कंबाइंड एरिया आया है वो कौन सा आया है, जहां जहां पर एक एक बार पेन चली है, कम से कम जहां पर एक एक बार पेन चली हो वो वाला एरिया जो है दैट इज कंबाइंड एरिया, ठीक है। तो ये वाला इलाका जिसको मैं पूरा शेड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये पूरा इलाका वो वाले स्टूडेंट्स का इलाका है जो कम से कम क्रिकेट तो खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या शायद दोनों खेलते होंगे। ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ बीच में, थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो इलाका है यहाँ पर वो वाले लेजेंडरी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं एंड फुटबॉल भी खेलते हैं, है ना। अगर आपको इन शॉर्ट में कहूँ तो दिस इज सी इंटरसेक्शन एफ, है ना। बट अपने को क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन में देखोगे ना अगर आप, तो ये लाल वाला पूरा सर्कल आएगा, हरा वाला पूरा सर्कल आएगा, और ये ब्लैक वाला अपने आप आ गया। अरे भाई जब आपने लाल वाला और हरा वाला लिया तो ब्लैक वाला तो उसमें अपने आप आ गया ना। तो मतलब एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल में क्या हो गया कि या तो क्रिकेट खेलता हो, मतलब ये रेड वाला, या तो ये रेड वाला, या तो फुटबॉल खेलता हो ग्रीन वाला, या तो दोनों खेलता हो ब्लैक वाला। दोनों खेल रहा है तो फिर तो बोनस की बात है भाई, कम से कम एक स्किल तो उसको आनी चाहिए, ठीक है। हम्म, चलिए अगर मैं आपसे बोल दूं, लिखिए इसके आगे कि सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, एटलीस्ट, सब कुछ वही है ना, सब कुछ वही है, एटलीस्ट वन ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम हॉकी और फुटबॉल में से एक स्पोर्ट उसको आना चाहिए, एक स्पोर्ट आना चाहिए, दोनों आते तो बोनस है। मतलब हॉकी और फुटबॉल का कंबाइंड एरिया चाहिए अपने को, सिंपल सी बात है। तो इधर देखोगे अगर आप हॉकी, तो हॉकी वाले को अगर मैं शेड कर देता हूँ तो लेट अस से कि इसको अपन ऐसे शेड कर देते हैं, है ना। तो ये जो मैंने अभी ब्लू कलर से कर रखा है शेड, वो पूरा सर्कल हॉकी का है, ये पूरा सर्कल हॉकी का है ना। हालांकि इसमें क्रिकेट और फुटबॉल का सर्कल भी थोड़ा थोड़ा सा घुसा हुआ है, आप देखोगे ना तो इतना पार्ट क्रिकेट वाले का घुसा हुआ है, इतना पार्ट हॉकी वाले का, फुटबॉल वाले का भी घुसा हुआ है। बट उससे अपने को क्या मतलब, ये जो कॉमन, ये तो कॉमन इलाका है, यहाँ पर तो आपको दोनों दोनों प्रजाति के लोग पाए जाएंगे ना, जो हॉकी भी खेल रहे हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं, अच्छी बात है। हमको कम से कम हॉकी चाहिए था। अच्छा, तो ये हॉकी वाला सर्कल है, लेकिन आपसे क्या बोला, एटलीस्ट हॉकी एंड फुटबॉल, तो मतलब हॉकी और फुटबॉल का यूनियन। तो फुटबॉल वाला जो सेट है वो ग्रीन से मैंने किया था, वो मिट गया, उसको एक बार और कर देता हूँ मैं। तो ये वाला जो फुटबॉल वाला सर्कल है इसको मैंने कर दिया शेड, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो शेड है दैट इज कम्प्लीटली फुटबॉल वाला। वहाँ इस ग्रीन वाले में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कम से कम फुटबॉल तो खेलते ही है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है, हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाला। तो हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाला अगर आपको मैं एरिया पूछूंगा तो कौन सा एरिया आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये फुटबॉल का पूरा एरिया और हॉकी का पूरा एरिया। रेड वाला जो है इसको आप इग्नोर करें, रेड वाले को अभी आप 2 मिनट के लिए अगर इग्नोर करोगे तो आपके सामने जो फिगर बच रहा है, ये वाला जो फिगर है, ये आपको दिखाएगा हॉकी यूनियन फुटबॉल, ओके। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं,
एट लीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट एंड हॉकी मतलब क्या हो गया? एंड को मत देखो आप, इधर देखो, कम से कम क्रिकेट और हॉकी, मतलब उसको एक स्पोर्ट तो आना चाहिए कम से कम। दोनों आते तो बेहतर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्रिकेट एंड हॉकी के पहले एटलीस्ट लगा, इस पर आप ध्यान दीजिए, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट एंड हॉकी मतलब एटलीस्ट क्रिकेट एंड हॉकी मतलब क्या हो गया? क्रिकेट भी और हॉकी भी, है ना। तो मतलब क्रिकेट और हॉकी का कॉम्बिनेशन। तो क्रिकेट और हॉकी का कॉम्बिनेशन आपको ये लाल वाला और ब्लू वाला सर्कल देगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ग्रीन वाले को आप इग्नोर कर ले। समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा अपन इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में। अच्छा, अगर चलो यहाँ तक अपन पहुँचे, तो अगर मैं ये बोल दूँ कि आप ये बताइए कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play at least one of the sports या वन ऑफ द क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। मतलब कम से कम तीनों में से एक तो खेलना ही चाहिए उसको। और एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट लिखा है मतलब अपने को डेफिनेटली क्या लेना है? यूनियन लेना है। किस किस का यूनियन लेना है? जिस जिसके बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात करी गई है? क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में और फुटबॉल के बारे में। तो तीनों का यूनियन लेना है, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। समझ में आ रहा है अपने को? एटलीस्ट वन ऑफ द क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब कम से कम एक स्पोर्ट तो आना ही चाहिए। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम, इसको आप समझो। ये जो मैंने शेड कर रखा है ना, तीन सर्कल के बाहर एक व्हाइट वाला खाली इलाका है। इस व्हाइट वाले इलाके में कौन लोग मिलते हैं? इस व्हाइट वाले इलाके में वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। तो उनको मैं लूजर्स बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए। धनंजय, आई विल सेंड यू द लिंक, ओके। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हो, या एटलीस्ट आप निकम सर से कांटेक्ट कर पाए, दैट इज इनफ, ठीक है। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तो यहाँ पर वो लोग पाए जा रहे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। तो ये व्हाइट वाला जो इलाका है ना, जो तीनों सर्कल के बाहर है, वहां पर कौन लोग हैं? जो कुछ भी नहीं खेलते, जिनको अपन अभी प्यार से लूजर्स कह देते हैं, ताकि अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लूजर्स पाए जाते हैं। आपको क्या बोला गया है कि कम से कम एक स्पोर्ट खेलना आना चाहिए, कम से कम एक स्पोर्ट खेलना आना चाहिए। तो मतलब डेफिनेटली आपका जो भी बच्चा होगा वो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। कोई भी सर्कल के अंदर हो, कोई भी सर्कल के अंदर हो, सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए। सर्कल के बाहर अगर वो आ गया तो वो लूजर हो गया, मतलब वो कुछ भी नहीं खेलता है ना। आपसे बोला कम से कम एक स्पोर्ट खेलना आना चाहिए। तो अगर आपको ये बोला जाए कि एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों का यूनियन। और तीनों का यूनियन मतलब क्या हो जाएगा? तीनों का कंबाइंड एरिया। तो ये हो गया तीनों का कंबाइंड एरिया पूरा। दिस होल थिंग विल रिप्रेजेंट सी यूनियन एफ यूनियन एच, ठीक है। अच्छा, यूनियन में आप जरूरी नहीं कुछ भी ऑर्डर लिख सकते, सी यूनियन एच यूनियन एफ भी लिख सकते हो, जो मैं अभी प्रॉपर्टी में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी यूनियन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट किया, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो देख लेते हैं अपन। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ओके। अच्छा धनंजय, मैं आपको एक बार है ना लिंक भी भेज देता हूँ चैनल का, मतलब ये आपके कमेंट के रिप्लाई पे ही एक बार भेज देता हूँ। सो अगर आप मैनेज कर सकते हो उसको कॉपी करना, तो दैट विल ऑल्सो बी इनफ, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन भी अपन देख लेते हैं। एक बार अपना कमेंट का रिप्लाई आप देख लेना ना, मैंने आपको लिंक भेजा है। आई डोंट नो आप उसको कॉपी कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए आप। पहली प्रॉपर्टी,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन कम्यूटेटिवनेस। तो यूनियन इज कम्यूटेटिव। जैसे प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता था ना, जैसे 3 × 4 को आप 4 × 3 लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता ना यार किसको आगे पीछे लिखो। सेम गोज विद यूनियन, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको दोनों का एरिया कंबाइन करना है। आप किसको भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। सेकंड इज एसोसिएटिवनेस। एसोसिएटिवनेस क्या कहती है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो बच्चा क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ। पहले तो किसी दो को पकड़ना पड़ेगा ना आपको, कभी भी आपको यूनियन लेना होता है तो पहले किसी दो का यूनियन लेते हो, फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन लेते हो। तो आप क्या कर सकते हो, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि ए यूनियन बी लूँ या बी यूनियन सी लूँ, है ना। तो कुछ भी ले सकते हो, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी कहती ही ये है कि आप ए यूनियन बी ले लो या पहले बी यूनियन सी ले लो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इसको अपन कहते हैं एसोसिएटिवनेस, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ये सारी एकदम बहुत छोटी छोटी बातें वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, ए यूनियन फाई, कोई मुझे बताएगा क्या आता है? बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। एक बार सोचो आप, फाई मतलब क्या होता है? नल सेट, है ना, एम्प्टी सेट मतलब हवा। आपको करना क्या होता है? यूनियन की डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन में बार बार बोल रहा हूँ, यूनियन मतलब आपको एरिया दोनों का कंबाइन करना है। किस किस का? सेट ए का भी और फाई का भी, दोनों का एरिया कंबाइन करना है। तो चलो सेट ए मान लेते ये है ना, सेट ए ये है। चलो मैं आप पूरा अच्छे से बना के बता देता हूँ। ये मान लेते सेट ए है और हवा क्या है? हवा तो हर जगह है इसके आसपास। तो अगर ये सेट ए का एरिया अगर मैं हवा के साथ कंबाइन करूंगा तो आपको मिलेगा क्या बदले में? बदले में आपको सेट ए ही तो मिलेगा। सेट ए प्लस हवा आपको सेट ए ही देगी भाई, डेफिनेटली ना, क्योंकि आपने कुछ जोड़ा ही नहीं ना, सेट ए पे कुछ भी नहीं जोड़ा। अगर सेट ए का कॉम्बिनेशन में बी के साथ बोलता और मान लीजिए बी ये होता, ऐसा होता बी, तो आप क्या बोलते? अभी दोनों का चलो पास पास कर देता हूँ, ये हो गया आपका सेट बी, तो आप दोनों को कंबाइन कर देते। तो अभी ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये हो जाता है ए यूनियन बी। लेकिन अभी आप कंबाइन किसके साथ कर रहे हो? आप हवा के साथ कंबाइन कर रहे हो। तो हवा के साथ कंबाइन करोगे तो आपको रिटर्न में ए ही मिलने वाला है, सेट ए खुद मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सेट ए का यूनियन खुद के साथ ले रहा हूँ मैं, खुद के साथ लेना सुन के थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या बात हुई कि सेट का यूनियन आप सेट के साथ ही ले रहे हो सर। इट इज अनेबल टू कॉपी, ठीक है, उसको छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं है ना। तीनों लेक्चर जो अभी सेट थ्री के हो गए वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको सब कुछ विजिबल रहेगा एंड इसको लिंक भेज दूंगा। ए का यूनियन ए के साथ, तो मतलब ये वाला जो सर्कल है ये सेट ए है, सही बात है। इसका यूनियन खुद ही के साथ लेना है, मतलब इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको इसी के साथ इसका एरिया कंबाइन करना है। जब आप कंबाइन करोगे तो आपको रिटर्न में भी यही चीज़ वापस से मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा देख के लगता है कि सर दूसरा सेट ए किधर है? अरे भाई यही है, इसी के ऊपर आप यही सेट दोबारा रख दोगे अगर और कंबाइन करने को बोलोगे तो आपको मिलेगा क्या रिटर्न में? वही सेट खुद मिल जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला था उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। और जो नीचे वाला है इसको अपन बोलते हैं आइडमपोटेंट लॉ, आइडमपोटेंट लॉ। फिफ्थ वाला देखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। यूनिवर्सल सेट का अगर मैं यूनियन लूंगा सेट ए के साथ तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? सोचो सोचो सोचो, कभी भी आप रटो मत, आपको ये चीज़ कभी भी याद नहीं रहेगी, आपको हमेशा सोचना ही पड़ेगा। तो आप लॉजिकली सोचो कि ये रहा आपका सेट ए और ये रहा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द कंप्लीट रेक्टेंगल और सेट ए ये रहा। यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ रहा है? उसको मैं एक बार शेड कर दूं, चलो लाल कलर की इंक से यूनिवर्सल सेट को अगर मैं शेड कर देता हूं तो हमारे पास जो सेट बनेगा, और आपको पता होना चाहिए कि सेट को अपन सर्कल से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सर्कल से बनाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सुंदर दिखता है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो यूनिवर्सल सेट को अपन ने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो लाल वाला इलाका है और जो ब्लू वाला इलाका, दोनों को कंबाइन कर दो। दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? आपको ये लाल वाला इलाका दो बार मिल जाएगा, सही बात है ना। और दो बार अपन कोई भी चीज़ को सेट में लेते नहीं है, ये फील आ रही है आपको? आप स्टिकर मान लो, ये सर्कुलर स्टिकर है मेरे पास, है ना, मैंने यहाँ पे चिपका दिया, फिर उसके ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर स्टिकर चिपका दिया,
तो आपको ये वाला इलाका थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। बट सेट थ्योरी में क्या होता है ना कि जो चीज़ रिपीटेड होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द रेक्टेंगल इटसेल्फ, मतलब आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा रिटर्न में। तो आपका आंसर यू हो जाएगा। ठीक है, कंबाइंड एरिया, इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा छोटा छोटा सा। ठीक है, सिक्स्थ, ये वाला इंपॉर्टेंट है और सेवेंथ वाला भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखें कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू a एंड ये छोड़ दो आप, है ना, पहले सबसेट वाला लिख लेते हैं। इफ x इज a इज अ सबसेट ऑफ b, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन a यूनियन b, एनी गेसेस? a यूनियन b, चलो सोचते हैं अपन, है ना, वहीं के वहीं सोचते हैं अपन। a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब b के अंदर जो है वो a आ रहा है। ये रहा आपका सेट b और उसके अंदर जो है वो a आ रहा है। ठीक है, सबसेट का मतलब यही होता है ना, प्रॉपर सबसेट ही है। डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे ये वाला साइन लगाया है, तो इम्प्रॉपर भी हो सकता है दोनों बराबर हो, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर मैं बोल देता हूँ कि दोनों का यूनियन निकालो, तो दोनों का यूनियन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि बी सेट को मैंने शेड कर दिया ऐसे, ये सेट बी को, है ना, बी फॉर बॉम्बे सेट को मैंने क्या करा, ऐसे पूरा शेड कर दिया, है ना। कंबाइंड एरिया मतलब क्या होता है कि ए का एरिया भी आप इंक्लूड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो ए का एरिया भी अपन इंक्लूड करते हैं। तो ए का एरिया जब आप इंक्लूड करने जाओगे तो ए के एरिया को आप शेड करोगे, है ना। अच्छा, तो आपके पास जहां जहां पर एक एक बार पेन चली हो, है ना, वो पूरा एरिया आपका आंसर होता है। तो पेन जहां पर एक बार चली है दैट इज दिस कंप्लीट सर्कल बी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेट बी। सिंपल है, ठीक है। चलो एक लास्ट वाला लिख देते हैं अपन, सेवेंथ। लिखो इफ x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b देन इट नेसेसरली implies, या डायरेक्टली लिख देते देन certainly x does not belong to a and x does not belong to b। बड़ा आसान एक्सप्लेनेशन है इसका, यहां से देखते हैं अपन। ये रहा आपका सेट a, ये रहा सेट b। अगर अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b के अंदर नहीं है, सबसे पहले आज मैं क्या करने वाला हूं ना, a यूनियन b को ड्रॉ करने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, a यूनियन b को जब अपन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे आएगा। ए और बी का, ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों का एरिया मैंने शेड कर दिया, बस खत्म, बात ही खत्म हो गई। दोनों का एरिया आप शेड कर दो, क्योंकि दोनों का कंबाइंड एरिया आपको याद रखना है, कंबाइंड वर्ड आपको याद रखना है ना, तो सब कुछ आसान लगेगा। तो दोनों का जो कंबाइंड एरिया हो जाएगा दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर यूनियन। तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज ए यूनियन बी। अब आपको कह रहा है कि कोई एलिमेंट जो है वो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू लिखा है ना यहाँ पे, तो वो इस शेडेड रीजन के अंदर नहीं है, तो कहां पर है, डेफिनेटली बाहर है, डेफिनेटली बाहर है। तो यहां पर क्या कह रहा है, अगर वो शेडेड रीजन के अंदर नहीं है देन सर्टेनली ना तो वो ए के अंदर है ना तो वो बी के अंदर है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर वो शेडेड रीजन के अंदर नहीं है तो मतलब वो बाहर वाले इलाके में है ना, बाहर वाला लूजर्स वाले इलाके में, तो वहां पर तो डेफिनेटली ए और बी के बाहर ही हो गया ना वो। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ एक दो एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको पॉसिबल ग्राफ्स बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ बनाया है ना, बताया ना, ये था ए यूनियन बी का ग्राफ व्हेन दे बोथ आर एक्चुअली हैविंग समथिंग इन कॉमन, एंड लेट अस कंसीडर कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन अगर नहीं है तो कैसा दिखेगा, ए यूनियन बी। ये रहा आपका सेट ए, और अगर मैं बना देता हूँ सेट बी इधर कहीं, ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ध्यान से देखना बहुत। यहाँ पर तो ए यूनियन बी निकालना काफी आसान था, अपन ने दोनों का एरिया कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर आप शेड करके बता दो मुझे ए यूनियन बी, तो समझ जाऊंगा मैं। दोनों का एरिया अगर अपने को अभी शेड करना हुआ तो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी को शेड कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। हमेशा जब भी ए यूनियन बी बनाना है, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि आसान है। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आप दोनों का एरिया कंबाइन कर दो, भले ही उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, जैसे यहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है, ए का एरिया कंबाइंड विद बी का एरिया,
दिस शेडेड रीजन इज गोइंग टू बी योर ए यूनियन बी। ये वाला जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है ये रहेगा ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ, उल्टा सीधा हो गया। ये रहेगा ए यूनियन बी। समझ पा रहे हैं ना अपन? हाँ, भले ही कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन कंबाइन तो फिर भी कर सकते हो ना। क्लियर है? चलो, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, है ना, एंड सेट बी ये दिया हुआ है आपको कितना 6 8 10 12, 6 8 10 और 12। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फाइंड ए यूनियन बी, तो आप निकाल लोगे क्या? ए यूनियन बी को अगर निकालना है, आगे देखो बस, है ना, 2 4 6 8, 6 8 10 12, इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सब कुछ एक साथ लिख दो, तो 2 4 6 8 और ये 6 8 10 12 सबको अपन ने एक साथ लिख दिया, है ना। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। लेकिन फिर अपने को पता चला कि अरे यार ये 6 8 और 6 8 दो बार रिपीट हो गया, तो एक बार तो काटना पड़ेगा ना, रिपीट नहीं करते अपन। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? आपका फाइनल आंसर होगा 2 4 6 8 10 12। ठीक है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, सब आपसे हो जाने चाहिए। चलिए बाकी एडवांस क्वेश्चन अपन देखते रहेंगे, नो डील। करा दूं क्या एक और? चलो करा देता हूँ। मान लो सेट ए है अपने पास 1 2, और सेट बी है अपने पास 3 4 5, एंड सेट सी है हमारे पास 4 7 8 13। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि तीनों का आप यूनियन निकालो, तो तीनों का यूनियन कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा? वेरी इजी, सब कुछ लिख दो, 1 2 3 4 5, है ना। कुछ रिपीट हुआ अब तक? नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना, टेंशन की बात ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं 4 7 8 13, 4 7 8 13, यार ये 4 दो बार आ गया, तो एक बार हटा देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 7 8 13। क्लियर है? चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे आते हैं अपन। अगला टॉपिक है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, चले इंटरसेक्शन का अपन सबसे पहले वो लिखते हैं, डेफिनेशन। लिखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और कितने सेट? मोर देन 2। हाँ जी, डेफिनेशन लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, intersection of sets is the set of all those elements, the set of all those elements which is present in both sets, which is present in both sets A and B। ठीक है, कॉमा लगा के लिखे चुपके से कि और कॉमन इन बोथ सेट्स या ऑल सेट्स, मतलब 3 सेट हुए तो ऑल सेट, ऐसा। तो दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए, है ना। बहुत आसान हो गया डेफिनेशन। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो ड्रॉ करके देखते हैं ना। मान लीजिए अपने पास ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ठीक है,
सेट ए और सेट बी। आपको अगर मैं ये यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप ए इंटरसेक्शन बी को शेड करके बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड बी। दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर और कॉमन इन बोथ द सेट्स। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ के। कॉमन, कॉमन मतलब दोनों सेट में कॉमन होना चाहिए। जैसे ये ए और बी है, दोनों सेट में ये कॉमन वाला जो एलिमेंट आएगा वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर शेड कर दिया है। अगर अगर अपने पास 3 सेट होते तो आप ए इंटरसेक्शन बी को कैसे शेड करते, वो चीज़ ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है ये वाला। चलो एक काम करते हैं ना, इसको अपन बड़ा बनाते, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा इसको, थोड़ा तमीज़ से बनाता हूँ मैं। ओके, बना लो भाई इसको। ये हमारे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी है, 3 सेट है अपने पास। क्लियर है? आपको बोल रहा है कि आप सबसे पहले शेड करके बताओ मुझे। चलो शेड करके क्या, चलो अपन थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखते, ए यूनियन बी। हाँ, यूनियन तो हो गया ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा शेडेड रीजन होगा, ये बताइए। तो आपको क्या देखना है सबसे पहले कि सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में एक साथ कॉमन आना चाहिए। तो क्या आपको ये वाला इलाका नजर आ रहा है? दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉमन इन ऑल द सेट्स ए, बी एंड सी। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये वाले नोट्स भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, है ना, कलर्ड प्रिंट आउट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ अब, है ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे अब कहता हूँ कि चलो एक काम करो, निकाल के बताओ मुझे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा, तो आप क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन। अरे भाई, ए और बी दोनों में कॉमन, तो ये रहा आपका सेट ए और ये रहा सेट बी। सेट सी के सर्कल को आप 2 सेकंड के लिए भुला दो। 2 सेकंड के लिए अगर भुला दोगे तो आपको कॉमन रीजन दिखाई दे गया पक्का। उसमें ऑल्दो ये रेड वाला रीजन थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, बट उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो रेड वाला रीजन आएगा ही आएगा, उसको दिक्कत नहीं है, उसको आप इग्नोर करें ना। तो चलिए देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन आ रहा है, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? वो रहेगा ये वाला। समझ में आ रहा है? ये पूरा ग्रीन वाला जो रीजन है, दैट इज गोइंग टू बी ए यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप लोगों को अगर कलरफुल पेन नहीं है आपके पास, तो 1 2 3 कर दो ना भाई। थोड़ा थोड़ा शेडिंग अलग से कर दो, कहीं कहीं ऐसी शेडिंग कर दो डॉटेड, कहीं कहीं वर्टिकल लाइंस की कर दो, कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल लाइंस की कर दो, ठीक है। इतना दिमाग अपन लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आप निकालो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी अपन ने देखा है ना, चलो देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी हम लोग देखेंगे जब, 1 सेकेंड ब्लैक कर देते हैं। देखो भाई, ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा आपका सेट ए, ये रहा सेट बी, सेट सी, हाँ, सेट बी को आप गायब कर दो 2 सेकंड के लिए। अब दोनों के बीच का जो कॉमन इलाका आपको देखना है, वो दिख गया सबको, नजर आ गया? देखो ये वाला जो आपके बीच का रीजन आ रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन रीजन, ठीक है। ये कॉमन रीजन रहेगा। मैं उसको शेड कर देता हूँ, चलिए। तो ये रहेगा आपका ब्लैक वाला जो इलाका है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी। समझ पा रहे हैं अपन? लास्ट वाला देखते हैं अब। लिखो भाई बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हो जाएगा? बी और सी के बीच का कॉमन रीजन। तो इसको अगर शेड करना हो तो ये हो जाएगा।
ये पूरा जो मैंने आपके सामने अभी ब्लू कलर किया या टर्कोइस कलर जो मैंने किया है, ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी का शेडेड रीजन। समझ पा रहे हैं अपन? पक्का? ओके, चलो थोड़ी और कोशिश करते हैं ना। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो लाल वाला इलाका है वो छुप गया है, तो लाल वाले रीजन को मैं थोड़ा सा यूं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लाल वाला। और जो मैंने आपको कलर वाइज बताया वो हो गया अपने पास। क्लियर है? अच्छा, हाँ भाई, आगे देखते हैं अपन थोड़ी सी और बातें इंटरसेक्शन के बारे में। डायग्राम देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो भी अपने जितने भी डायग्राम्स देखे मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी है। हाँ भाई, अगला एक छोटा सा नोट लिख लेते, इंटरसेक्शन एंड द वर्ड एंड। एंड के साथ एक और लिख देते हैं ना, ये भी बहुत चलता है मार्केट में, बोथ। ठीक है, लिख लो वर्ड एंड tells us about intersection of two sets। यहाँ पे एक काम करना, एंड के साथ अब बोथ भी लिख लेना, वर्ड एंड या तो फिर बोथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सेट ऑफ वॉवेल्स है अपने पास ए ई आई ओ यू, और एक और सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है, लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि इन दोनों का आप क्या करो, इंटरसेक्शन निकाल लो, तो निकाल लोगे? पक्का? देखो, ए ई आई ओ यू कॉमन लेना है अपने को ना, तो एग्जामिनेशन वाला जो सेट है उसको अगर अपन टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स ए एम आई एन ए, ए तो एक बार आ चुका है ना, टी आई, आई भी एक बार आ चुका है, ओ एन फॉर नालायक फिर से एक बार आ चुका है, तो इसको भी आप हटा दो, ये आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, और वॉवेल्स का सेट क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। आपको करना क्या है, अब दोनों का आपको निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं अपन, कॉमन या कंबाइन, कॉमन या कंबाइन, कंबाइन कर सॉरी कॉमन करते हैं। ठीक है, यूनियन में अपन कंबाइन करते थे, तो कॉमन देखना है आपको। सबसे पहले देखो आप छोटा सेट पकड़ लो, छोटे सेट में कम लेटर है ना, तो वहीं पे सारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पर भी ए है? हाँ, एक बार तो है, तो अपन ने लिख दिया ए इज वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर देखा अपन ने ई, क्या यहाँ पर ई है? हाँ जी बिल्कुल है। फिर हमने देखा इधर आई है, इधर आई है क्या? हाँ बिल्कुल है आई। फिर इधर देखा ओ, यहाँ पर ओ है तो लिख दो। फिर हमने देखा इधर यू है नहीं है, तो दिस इज ऑल। ये आपका सेट वी इंटरसेक्शन सेट ए हो गया। क्लियर है? अच्छा, ऊपर वाला जो एग्जांपल था हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला जो एग्जांपल था, ठीक है, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल वाला जो एग्जांपल था अपन उसको देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
ओके ठीक है, यही वाला जो फिगर है इसको मैं ABC बोल देता हूँ। ABC की जगह ऐसा बोल देते हैं अपन कि क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आप ध्यान से देखना है ना, ये जो लाल वाला इलाका है, लाल वाला इलाका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तीनों का इंटरसेक्शन। मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पे बच्चे, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यहाँ पर सुपर टैलेंटेड बच्चे पाए जाते हैं रेड वाले इलाके में। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? C/H/F, है ना? इसको अगर आप कहना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज ऑल द, लिखो, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who plays all the sports, that is cricket, football and hockey। इधर क्या आ जाएगा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला इलाका देखो जल्दी से, कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले स्टूडेंट पाए जाते हैं। क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, अरे बोथ आएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, दोनों एक साथ। मतलब ये वाला इलाके में आपको ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ब्लैक वाले में कौन? क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। और ये जो अपना ब्लू वाला है इसमें हॉकी एंड फुटबॉल। स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। चलेगा? ठीक है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल है ना, हॉकी एंड फुटबॉल। आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, अगर आप नहीं भी लिख पाए तो समझ लो कम से कम भी ना। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, ये जो बाहर वाला इलाका है, ये बाहर वाला रीजन, यहाँ पर कौन है? यहाँ पे लूजर्स है। यहाँ पर वो वाले लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ना क्रिकेट, ना हॉकी, ना फुटबॉल। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। देखो इधर, देखिएगा यहाँ पर, ये वाला जो मैं आपको शेडेड रीजन बता रहा हूँ, ऑरेंज वाला, इस रीजन में कौन से स्टूडेंट पाए जाते हैं? ये जो ऑरेंज रीजन है वहाँ पर कौन से स्टूडेंट पाए जाते हैं? इसके बारे में अपन कल बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूँ। ये जो ऑरेंज वाला इलाका है, इस वाले इलाके में कौन से स्टूडेंट पाए जाते हैं? हु प्लेज ओनली क्रिकेट। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और दूसरा स्पोर्ट खेलते ही नहीं है। मैं कंप्लीट सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर्कल के बाहर, सर्कल में जो छोटा सा रीजन है ना, जो जिसको मैंने ऑरेंज कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑरेंज वाले रीजन में वो लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको मैं प्योर क्रिकेट सेट बोलता हूँ। मतलब यहाँ पे प्योर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे मिलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, वो वाले बच्चे मिलते हैं। ओके, ओनली क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ये वाला रीजन यहाँ पे बना दूँ, तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट पाए जाते हैं? जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हॉकी। ठीक है, ये जो डॉटेड रीजन है, ओनली हॉकी। समझ पा रहे हैं ना अपन? चलो आज इसको मैं, और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले लोग पाए जाते हैं, सिर्फ फुटबॉल। ठीक है ना, जो रेड वाला रीजन है यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले लोग पाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से सेट से रीड करना या वेन डायग्राम से रीड करना आना चाहिए। ओके, सिर्फ फुटबॉल। ओके, चलिए, तो यहाँ तक अपन आज पढ़ते हैं।
इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। आपको कोई अगर डाउट है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं इसका लिंक आपको तुरंत पहुँचा देता हूँ। ओके, आप लोग तीनों लेक्चर्स देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पर्सनली मुझे एक बार पूछ लो या निकम सर को मैसेज कर दो, वो मुझे बता देंगे। चलिए देन एवरीवन, बाय बाय।